यहाँ छवि 1,01,01,53,146.jpg का लिंक में दिए गए पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 इतिहास के अध्याय 9 आज का भारत के सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदी में दिए गए हैं। 1. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क. शेरशाह ने अपने अधीन प्रदेशों को सरकार के रूप में भाग बंटवारा किया था। ख. स्वयं अपने बीच से शासक चुनाव करने की पद्धति को गणतंत्र कहते हैं। ग. भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। घ. साधारण जनता जिस शासन व्यवस्था को स्वयं अपने अधीन रखती है उसे स्वायत्त शासन कहा जाता है। ग. कुछ ग्रामों को लेकर एक ब्लॉक होता है। 2. क खंड के साथ ख खंड का मिलान करें। यहां सही मिलान के साथ आमने सामने उत्तर दिए गए हैं। क खंड, ख खंड। सही उत्तर सरकार। फ्रांस, फारसी शब्द से प्रेरित। डॉक्टर शून्य भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संघ राष्ट्र, भारत, एथेंस, ग्रीस, जिला परिषद, स्वायत्त शासन। 3. संक्षिप्त 30-50 शब्दों में उत्तर लिखिए। क. वर्तमान भारत के शासन व्यवस्था में क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है? उत्तर: वर्तमान भारत की शासन व्यवस्था एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था है। इसकी मुख्य विशेषताओं में एक लिखित और विस्तृत संविधान, वयस्क मताधिकार, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता और संघीय ढांचा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा शामिल है। ख. संघराष्ट्र और संविधान किसे कहते हैं? उत्तर: संघराष्ट्र, फेडरेशन। जब कई राज्य मिलकर एक साझा केंद्रीय सरकार के अधीन एक बड़ा देश बनाते हैं तो उसे संघराष्ट्र कहते हैं, जैसे भारत। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान उन मौलिक नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। ग. सरकार के क्या क्या कार्य है? उत्तर: सरकार के मुख्य कार्य देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा करना, बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी प्रदान करना, देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना और कर, टैक्स वसूलना है। घ. स्वायत्त शासन से आप क्या समझते हैं? उत्तर: स्वायत्त शासन का अर्थ है अपना शासन। जब किसी स्थानीय क्षेत्र जैसे गांव या शहर के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को सुलझाने और विकास करने के लिए खुद अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और शासन चलाते हैं तो उसे स्वायत्त शासन जैसे ग्राम पंचायत या नगर पालिका कहते हैं। घ. चुनाव को साधारण रूप में क्या कहा जाता है? भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर सरकार का चुनाव होती है? सरकार के चुनाव के साथ गणतंत्र का क्या संबंध है? उत्तर: चुनाव को साधारण रूप में मतदान या वोट कहा जाता है। भारत में 5 वर्ष के अंतराल पर सरकार का चुनाव होता है। गणतंत्र का अर्थ ही ये है कि देश का मुखिया जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वंशानुगत राजा का बेटा राजा न होकर जनता द्वारा चुना जाएगा। इसलिए चुनाव गणतंत्र को जीवित रखने का माध्यम है। 4. विस्तार पूर्वक 100-120 शब्दों में उत्तर दीजिए। क. भारत को क्यों गणतांत्रिक संघराष्ट्र कहा जाता है? देश को चलाने में संविधान की क्या भूमिका है? उत्तर: भारत को गणतांत्रिक संघराष्ट्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां 2 मुख्य व्यवस्थाएं काम करती हैं। 1. गणतंत्र। भारत का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता बल्कि वह देश की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। 2. संघराष्ट्र। भारत में शासन के 2 स्तर हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी विभिन्न राज्यों की सरकारें। शक्तियां दोनों के बीच बटी हुई हैं। देश को चलाने में संविधान की भूमिका। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अधिकार और उनकी सीमाएं तय करता है ताकि कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। ये देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और देश में शांति, समानता और न्याय बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश देता है। बिना संविधान के देश में अराजकता फैल सकती है। ख. सरकार के कितने अंग हैं? ये कौन सा कार्य करती है? न्याय विभाग को क्यों अलग रखा जाता है? उत्तर: सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। 1. विधायिका, व्यवस्थापिका, कानून विभाग। इसका मुख्य कार्य देश के लिए नए कानून बनाना और पुराने कानूनों में सुधार करना है, जैसे संसद या विधानसभा। 2. कार्यपालिका, शासन विभाग। इसका कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करना और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाना है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारी। 3. न्यायपालिका, न्याय विभाग।
इसका कार्य कानूनों की व्याख्या करना, विवादों का निपटारा करना और कानून तोड़ने वालों को सजा देना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। न्याय विभाग को अलग रखने का कारण, न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र अलग रखा जाता है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो शक्तिशाली नेता या सरकारी अधिकारी अपनी मर्जी से फैसले बदलवा सकते हैं। निष्पक्ष न्याय, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और संविधान की पवित्रता बनाए रखने के लिए न्याय विभाग का अलग और स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। ग पौरसभा और ग्राम पंचायत का क्या क्या कार्य है? उत्तर, पौरसभा नगरपालिका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शहरी क्षेत्रों में काम करती है और ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त शासन की इकाइयां हैं। इनके कार्य निम्नलिखित हैं। पौरसभा नगरपालिका के कार्य: शहरों में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना, पीने के शुद्ध पानी और सड़कों पर रोशनी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना, जल निकासी, नालियों और पक्की सड़कों का निर्माण व मरम्मत करना, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण सर्टिफिकेट रखना। ग्राम पंचायत के कार्य: गांवों में पीने के पानी के लिए कुएं, नलकूप, हैंडपंप्स लगवाना और तालाबों का रखरखाव करना, ग्रामीण सड़कों, नालियों और प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख करना, गांव के स्तर पर छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करना, सरकारी योजनाओं जैसे कृषि लोन, आवास योजना को ग्रामीणों तक पहुंचाना और गांवों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का ध्यान रखना। यहां छवि 1,01,53,147.jpg का लिंक में दिए गए शेष प्रश्नों, प्रश्न 4 के बचे हुए भाग और सोचकर लिखो खंड के विस्तृत उत्तर हिंदी में दिए गए हैं। 4. विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। क्रमशः घ पश्चिम बंगाल की स्वायत्त शासन व्यवस्था के संबंध में एक लेख लिखिए। उत्तर, पश्चिम बंगाल में स्वायत्त शासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक सुदृढ़ और त्रिस्तरीय व्यवस्था काम करती है, जिसे ग्रामीण और शहरी दो भागों में बांटा गया है। 1. ग्रामीण स्वायत्त शासन पंचायती राज। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। इसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर, बीच में पंचायत समिति ब्लॉक के स्तर पर और सबसे शीर्ष पर जिला परिषद जिला स्तर पर होती है। इनका मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विकास की योजनाएं लागू करना है। 2. शहरी स्वायत्त शासन नगरपालिका पौरसभा। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए यहां पौरसभा म्यूनिसिपैलिटी और बड़े शहरों में नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे कोलकाता या हावड़ा निगम काम करते हैं। ये शहरों की साफ सफाई, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट और नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करते हैं। पश्चिम बंगाल में इन सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव हर 5 वर्ष में लोकतांत्रिक तरीके से राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। यह व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण और आम जनता की शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करती है। घ प्राचीन काल में भारत के अलावा क्या कहीं और गणतंत्र का उल्लेख मिलता है? वह गणतंत्र किस प्रकार का था? उत्तर, हाँ, प्राचीन काल में भारत के अलावा यूरोप के ग्रीस, यूनान देश के एथेंस और प्राचीन रोम में गणतंत्र का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उस गणतंत्र का स्वरूप, प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र। एथेंस का गणतंत्र एक प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, जहां शहर के स्वतंत्र नागरिक एक जगह इकट्ठा होकर सीधे कानून बनाते थे और राज्य के बड़े फैसले लेते थे। इसके लिए किसी प्रतिनिधि जैसे आज के नेता की जरूरत नहीं होती थी। सीमित अधिकार। ये गणतंत्र आधुनिक लोकतंत्र की तरह पूरी तरह समान नहीं था। एथेंस के गणतंत्र में केवल वयस्क स्वतंत्र पुरुषों को ही नागरिक माना जाता था और उन्हें ही वोट देने या फैसले लेने का अधिकार था। महिलाओं, दासों, स्लेव्स और विदेशियों को शासन व्यवस्था और मतदान से पूरी तरह बाहर रखा जाता था। सोचकर लिखो। 100-150 शब्दों में। के मान लीजिए आप पौरसभा प्रतिनिधि पंचायत के सदस्य हैं। आप अपने स्थानीय क्षेत्र की उन्नति के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? उत्तर, यदि मैं अपनी पौरसभा का प्रतिनिधि या पंचायत का सदस्य चुना जाता हूं, तो मेरे लिए अपने क्षेत्र का विकास और जनता की सेवा सर्वोपरि होगी। अपने स्थानीय क्षेत्र की उन्नति के लिए मैं निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर कार्य करूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य। क्षेत्र के सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेल्थ सेंटर्स की स्थिति में सुधार करूंगा, ताकि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा और हर नागरिक को मुफ्त इलाज मिल सके। बुनियादी ढांचा। टूटी हुई सड़कों की मरम्मत करवाऊंगा, हर गली में जल निकासी के लिए पक्की नालियों का निर्माण करवाऊंगा और रात के समय सुरक्षा के लिए पर्याप्त स्ट्रीट लाइट्स रोशनी की व्यवस्था करूंगा। स्वच्छता और पेयजल।
घर घर से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था करूंगा और शुद्ध पेयजल, पीने का साफ पानी की कमी को दूर करने के लिए नए नलकूप या पाइपलाइन बिछवाऊंगा। महिला और युवा आत्मनिर्भरता, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और युवाओं के लिए तकनीकी व रोजगारपरक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करवाऊंगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। मैं बिना किसी भेदभाव के जनता की समस्याओं को सुनने के लिए हर महीने एक खुली बैठक रखूंगा। मान लीजिए आप भारत के एक साधारण लोग हैं। आप अपने क्षेत्र की उन्नति करना चाहते हैं। कैसे और किस तरह से आप उन्नति की परिकल्पना करेंगे? उत्तर: भारत का एक साधारण नागरिक होने के नाते मैं ये मानता हूं कि क्षेत्र की उन्नति केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इसमें नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। मैं अपने क्षेत्र की उन्नति की परिकल्पना निम्नलिखित तरीकों से करूंगा। जागरूकता और शिक्षा। मैं अपने आसपास के लोगों और बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करूंगा। यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है तो उसकी मदद करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि शिक्षित समाज ही तरक्की की पहली सीढ़ी है। स्वच्छता में योगदान। मैं स्वच्छ भारत की शुरुआत अपने घर और गली से करूंगा। कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालूंगा, पानी की बर्बादी रोकूंगा और क्षेत्र के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए पौधारोपण अभियान चलाऊंगा। संवैधानिक अधिकारों का सही उपयोग। चुनाव के समय बिना किसी लालच या जाति धर्म के भेदभाव के केवल योग्य, ईमानदार और कर्मठ उम्मीदवार को अपना वोट दूंगा। निगरानी और संवाद। अपने क्षेत्र के विकास कार्यों पर नजर रखूंगा। यदि स्थानीय प्रशासन या पंचायत सही से काम नहीं कर रही है तो सूचना के अधिकार (RTI) या सामूहिक प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से उठाऊंगा। मान लीजिए पाल काल के बंगाल के एक साधारण व्यक्ति के साथ अचानक आपकी मुलाकात हुई। आप उनसे राजतंत्र एवं गणतंत्र विषय पर बातचीत कर रहे हैं। उस बातचीत को लेकर संवाद लिखिए। उत्तर: स्थान: एक काल्पनिक समय यात्रा कल्प, जहां 8वीं शताब्दी के पालकाल का एक नागरिक माधव और आधुनिक भारत का छात्र अमन आमने सामने बैठे हैं। अमन: नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम अमन है। मैं 21वीं सदी के लोकतांत्रिक भारत से आया हूं। आपके समय बंगाल की क्या स्थिति है? माधव: आश्चर्य से प्रणाम बाबू, मेरा नाम माधव है। हमारे बंगाल में लंबे समय से चली आ रही अराजकता, मात्स्यन्याय को खत्म करके हम सब जनता ने मिलकर गोपाल को अपना राजा चुना है। अब पाल वंश का राजतंत्र शुरू हुआ है। ये लोकतंत्र और गणतंत्र क्या होता है? अमन: माधव जी, गोपाल को जनता द्वारा चुनना ही एक तरह से गणतंत्र की शुरुआत जैसा था। हमारे समय में कोई राजा नहीं होता। देश का मुखिया राजा का बेटा नहीं बनता, बल्कि देश की आम जनता हर 5 साल में वोट देकर अपना शासक खुद चुनती है। इसे हम गणतंत्र कहते हैं। माधव: अच्छा, पर क्या राजतंत्र खराब होता है? हमारे राजा गोपाल तो बहुत न्यायप्रिय हैं। वे प्रजा की भलाई के लिए दिन रात काम करते हैं और हमें बाहरी आक्रमणों से बचाते हैं। अमन: राजतंत्र हमेशा खराब नहीं होता माधव भाई, अगर राजा गोपाल जैसा महान हो। लेकिन राजतंत्र में दिक्कत यह है कि अगर अगला राजा अत्याचारी या अयोग्य निकला तो भी जनता उसे हटा नहीं सकती। गणतंत्र में ताकत जनता के हाथ में होती है। अगर कोई सरकार काम नहीं करेगी तो हम उसे बदल देंगे। माधव: सोचते हुए तुम्हारी बात में दम है बाबू। हमारे समय में भी जब राजा कमजोर होते थे तो बड़े सामंत गरीबों को सताते थे। जनता के हाथ में शासक को बदलने की शक्ति होना तो बहुत अद्भुत व्यवस्था है। अमन: जी बिल्कुल, इसीलिए आज का भारत एक गणतांत्रिक देश है जहां कानून के सामने सब बराबर हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। माधव: मुझे भी नई दुनिया के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। कल्याण हो।